वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पर हम लोग आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट नंबर करने वाले हैं कौन सा 3। और पार्ट नंबर 3 में बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, पार्ट 3 में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज कौन सी 4.2। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा वो वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को 4.1 एक्सरसाइज कवर करवा दी थी, पूरी कंप्लीट हो गई थी 4.1 एक्सरसाइज। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना उस एक्सरसाइज को। तो आज के वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज कौन सी 4.2। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। याद करो मैंने बेसिक क्लास में दो मेथड बताए थे, है ना। जब मैंने बेसिक वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने दो मेथड बताए थे रूट्स निकालने के, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के। एक मेथड मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड हम लोगों ने बताया था कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पर वो साफ साफ कह रहा है कि इनके आंसर रूट्स निकालने हैं, लेकिन किस मेथड से निकालने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। हालांकि मैं पहले समझा चुका हूं लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा समझ लो। जो हमने 9th क्लास में किया था ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम, ये वही तो चीज है, ठीक है ना। बस यहां पे आप लोग समझो इसे करते कैसे हैं। तो एक एक पार्ट का मैं सॉल्यूशन यहां पे लिख रहा हूं, तो आप अच्छे से समझ लेना और देख भी लेना। सबसे पहले बात आ जाती है फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है कि यहां पे फैक्टर्स करने हैं इसके 10 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी। पहला स्टेप ये होता है हमारा। तो 10 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे तो 1 ही माना जाएगा ना। तो 10 की 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आ जाएगा। फिर 10 के आप फैक्टर्स करके देख लो, तो आप देखोगे 10 के फैक्टर्स अगर हम करके देखें तो यहां पे फैक्टर्स आ जाएंगे 2 और 5। फिर अगले स्टेप में हम क्या देखते थे, अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि 2 और 5 का यूज करना है और इस तरीके से यूज करना है कि माइनस का 3 आ जाए, यानी कि 5 और 2 का। इस तरीके से आप लोगों को यहां पे यूज करना है कि क्या आ जाए, जिससे कि माइनस का 3 आ जाए। अब सोचो मैं 5 में से 2 घटाऊंगा, माइनस करूंगा तो प्लस का 3 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा 3, माइनस का 3। तो मैं क्या करूंगा, -5 को पहले लिख दूंगा और +2 को बाद में लिख दूंगा। कैसे, आप यहां देख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, यहां से x को कॉमन ले लो, ले लिया हमने x को कॉमन, और यहां पे आप 2 को कॉमन ले लो। देखो 2 आ रहा है ना यहां पे, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 5। मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड में एक बात समझाई थी कि जो चीज यहां आती है वही चीज यहां आनी चाहिए। नहीं आई तो समझ जाओ आपने कॉमन लेने में कोई गलती करी है, या तो प्लस माइनस में भी कोई गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो ये और ये सेम आना चाहिए, जो यहां आएगा वही यहां आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो जो चीज 2 बार आई है उसको लिखो सिर्फ एक बार, ठीक है, x माइनस 5 और एक हो गया क्या, x प्लस 2 और इक्वल में क्या है 0, इक्वल में क्या है 0। अब आप देख सकते हो यहां पर, अब आप क्या करोगे, x माइनस 5 के इक्वल में भी 0 लिख दो और x प्लस 2 के इक्वल में भी 0 लिख दो। यहां से x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, ठीक है, क्या आ जाएगी, माइनस का 2। तो एंड में हम लिख देंगे क्या, thus रूट्स आर 5
एंड -2। क्या आ जाएगा? 5 एंड -2। ये इसके क्या आ गए? रूट्स आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं और करते हैं इसका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। अब आप सेकंड पार्ट में भी देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पे काम करना है। तो सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको दिया गया है, फिर से हम लिखेंगे वी हैव। समझ रहे हो बात को आप लोग? ठीक है, देखो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है? मुझे भी आ रही है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है ना? इसे आप एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है इसमें। अब जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो वो रोएंगे ही। तो देखो ये आ गया आप लोगों का, ये इक्वेशन दे रखी है। अब 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है। तो देखो 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि आपका बन जाए प्लस का x। कौन सा x? प्लस का x। तो यहां पे आप देख सकते हो 12 के फैक्टर्स करेंगे हम तो ये आ जाएगा। अब इन तीनों का यूज करना है, और यूज कैसे करता है पता है आप लोगों को? ये बात नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो इसके अंदर, बस आपका किसी तरीके से बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 1 दिखाई दे रहा है आपको, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, तो आपको इनका यूज करके किसी तरीके से प्लस का 1 लाना है। तो आप देखो कैसे आएगा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की 2 से इंटू कर दूं, 4 आ जाएगा। और 4 में से 3 को माइनस कर दूं, 4 में से किसको माइनस कर दूं? 3 को माइनस कर दूं। ये जो मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को, साम दाम दंड भेद, इसका मतलब पता है आप लोगों को क्या है? चाहे आप प्लस करो माइनस करो या कुछ भी करो, आपको बस किसी तरीके से बीच वाला लाना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पे 4 में से 3 जाएगा तभी आएगा क्या? प्लस का 1। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और इक्वल्स टू में क्या है? 0 है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इक्वल्स टू में क्या है? 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो 2x कॉमन आ रहा है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं ना, तो मैंने आपको ये बताया कि 4 में से 3 माइनस करना है तो प्लस का 1 चाहिए, लेकिन ध्यान रखना साथ में x को भी लगाना होता है। किसको रखना होता है साथ में? x भी लगाना होता है साथ में, ठीक है ना? तो यहां पे आप देखो इन दोनों में से 2x आ रहा है कॉमन, इन दोनों में से, तो 2x ले लिया, अंदर रह गया x प्लस 2। यहां पे ले लो माइनस का 3, क्योंकि देखो 3 की टेबल में 6 आता है कि नहीं आता, तो इसलिए माइनस का 3 कॉमन ले लिया। ध्यान रखना माइनस का 3 कॉमन लिया है, और जब भी हम माइनस वाली चीज कॉमन लेते हैं ना तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये बात आप लोगों को बचपन से सिखाई गई होगी, सिखाई गई है ना आप लोगों को बचपन से, कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 2 और इक्वल्स टू में क्या? 0। अब आप इसे और सॉल्व कर लो। ये जो 2 बार आ रहा है, फिर से आप देखोगे ये जो 2 बार आ रहा है इसे आप लिख दो एक ही बार, ठीक है? और यहां आ जाएगा 2x माइनस 3। अब आप क्या करोगे? x प्लस 2 के इक्वल में भी 0 रख दो और 2x माइनस 3 के इक्वल में भी 0 रख दो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, और जानते हो आप लोग यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेरी गुड, ठीक है ना? तो एक आ गई -2 और एक आ गई 3/2। तो एंड में एक वही लाइन लिख दो आप, क्या लिखोगे? Thus रूट्स आर -2 and 3/2, -2 and 3/2, ठीक है? तो आपके ये 2 पार्ट हो गए यहां पर, और समझ में आप ही गए होंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत आई नहीं होगी आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं और करते हैं इसका कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। अब आप थर्ड पार्ट को भी देख लो, यहां पे थर्ड पार्ट में क्या है? तो थर्ड पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे रूट में दे रखा है, तो इसमें घबराने वाली तो बात है नहीं कोई, रूट में दे भी रखा होगा तो भी। तो आपने क्या करना है?
√2x का स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इक्वल्स टू में 0। फिर से वही गोल्डन तरीका जो मैंने आपको बताया था कि 5√2 की पहले तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आप देखोगे क्या आएगा। 5√2 की अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि √2 मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ 2 आएगा, और 2 की 5 से इंटू होगी तो क्या आ जाएगा ये पूरा 10, और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं। अब आप देखो कि इन दोनों का यूज करके आपको 7 लाना है, तो बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। सीधा सीधा 5 और 2 को जोड़ दो, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा फिर, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, आ रही है ना। अब देखो आगे क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि कितने बच्चों को पता है कि अगर सिर्फ 5 होता है तो मैं उसको ऐसे का ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि कोई भी अगर नंबर दे रखा होगा तो आप उसे 2 बार रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे कि अगर सिर्फ 2 लिखा होगा तो मैं उसे भी ऐसे करके लिख सकता हूं। यानी कि अगर कोई नंबर a है तो उसे ऐसे करके लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अब a कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, है ना। 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, 5 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगले स्टेप में आप क्या करो, यही काम कर दो। √5 इंटू √5x, ठीक है ना, लिख दिया हमने 2 बार करके। यहां पे भी आप देखो √2x प्लस, अब आप आगे देख सकते हो यहां पे 5√2। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो हमने ये जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली, इसको हमने इस तरीके से तोड़ के लिख दिया। कोई आपत्ति तो है नहीं इसमें, है ना। ये तो आप लोगों को पता है कि ऐसे कर सकते हैं हम ये चीज, तो हमने कर दिया। अब करने से क्या हुआ, अब आपको ना कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या लेने में दिक्कत नहीं आएगी, कॉमन लेने में। अब आप देखो कैसे, यहां पे आप देखो √2x² है, यहां पे x है, तो आप देखोगे यहां पे कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन x आ रहा है। सिर्फ क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो आपने क्या किया, x को ले लिया, अंदर रह गया √2x प्लस, ठीक है ना। और यहां पे आप देख सकते हो √5 की इंटू √5 करेंगे तो यहां पे मैं 5 ही लिख सकता हूं ना, बस। क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आपने ऐसे लिखा क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि जब भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको ऐसे करके देखना होता है। अब जैसे कि यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, क्या पता अगले क्वेश्चन रूट वाले में यहां पे भी कुछ कॉमन आ रहा हो, इसलिए मैंने ऐसे तोड़ के आपको समझाया है, ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, अगर आप इस तरीके से करोगे तो कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन नहीं आया, इसलिए मैंने 5 का 5 ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि √5 इंटू √5 क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, ठीक है। अब इधर देखो आप, अब देखो यहां पे देखो, प्लस √2 यहां भी आ रहा है और √2 यहां भी आ रहा है, तो बताओ √2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो अब देखो तोड़ के कितना आसान पड़ गया कि नहीं पड़ गया। तो √2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आप लिख लो √2 को, और अंदर लेकिन एक √2 तो रह ही जाएगा, तो √2x प्लस 5, √2 कॉमन ले लिया। अब यहां पे सिर्फ 5 बचा ना, तो 5 को यहां उतार दो, और यहां पे क्योंकि आपने √2 को ले लिया तो एक √2 तो अंदर ही रह जाएगा, और साथ में x भी अंदर रह जाएगा, क्योंकि x थोड़ी ना आ रहा है कॉमन, ठीक है ना। और जो चीज कॉमन नहीं आती वो रूट के अंदर ही रह जाती है, ये बात पता है आप लोगों को बात, ठीक है ना। तो रूट के अंदर ही रह जाती है, तो हमने भी रूट के अंदर ही लिख दिया। कौन सी हमने इसमें विशेष बात करी है, इक्वल में 0 चल रहा है, ठीक है। अब आप देखो, जो चीज 2 बार आ रही है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ 1 बार। तो यहां पे हम लिख देंगे √2x प्लस 5, और यहां पे आ जाएगा x प्लस √2, और इक्वल में क्या, 0, इक्वल में क्या, 0। नाउ अब आप देख सकते हो √2x प्लस 5 के इक्वल में 0,
और x प्लस रूट टू के इक्वल में 0। तो रूट टू एक्स के बराबर में ये आ गया माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन रूट टू। ठीक है ना, बाद में आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते नहीं है हम, यहां पे भी छोड़ दो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, और यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट टू। तो एंड में आप एक लाइन लिखोगे क्या, दस रूट्स आर, कौन कौन से हैं, माइनस का 5 अपॉन रूट टू एंड माइनस का रूट टू। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को कि किस तरीके से काम करना है यहाँ पे, कि रूट की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं और आगे कुछ और अगला पार्ट करते हैं इसका, जो कि है आप लोगों का कौन सा पार्ट, फोर्थ। कहां करवाऊं इसे मैं, चलो यहीं करवा देता हूं। ठीक है ना, अब फोर्थ पार्ट को आप लोग देख लो। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल्स टू 0। आपने क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 1 को 8 बनाने के लिए 8 से इंटू करनी पड़ेगी, यहां पर भी 1 को 8 बनाने के लिए 8 से इंटू करनी पड़ेगी। तो पूरे के नीचे लिख दो 8, तो यहां पे 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16x², ये आ जाएगा 8x और ये आ जाएगा प्लस का 1। अब 8 की 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो आप, 8 की 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 ही तो आ जाएगा। तो क्या रह गया आपके पास, बस 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल्स टू में क्या, 0। अब आपने क्या करना है, 1 की 16 से इंटू करनी है। ओ माय गॉड, 1 की 16 से इंटू करनी है। तो आप देखोगे 1 की 16 से इंटू करेंगे और इसके फैक्टर कर दो आप फिर। ठीक है, तो आप देखोगे 1 की 16 से इंटू करके फैक्टर्स आ गए 2 2 4 2 2 2 2, है ना। अब आपको माइनस का 8 लाना है, तो कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 जोड़ने पे बताओ क्या आता है, 8 आता है। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 8, तो आप क्या ले लोगे फिर, -4 -4, क्या ले लोगे आप, -4 और -4। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1। अब आप देख सकते हो यहां से जो कॉमन आ रहा है ना, यहां से इन दोनों में से वो आ रहा है 4x, तो अंदर रह जाएगा 4x माइनस का 1 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 1। क्योंकि देखो जब कुछ नहीं कॉमन आता तो वहां पे 1 आ जाता है। क्या आ जाता है वहां पे, 1। अब क्योंकि यहां पर साइन माइनस का है तो इसलिए 1 भी जो आएगा ना वो भी माइनस का आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहां पे 1 ले लेंगे, और क्योंकि यहां पर साइन माइनस का है तो इसलिए हम यहां पे लिख देंगे माइनस का 1। ठीक है, तो अंदर रह जाएगा 4x माइनस का 1, क्योंकि अब -1 बाहर ले लिया तो अब साइन चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का था तो अब ये किसका बदल गया, माइनस, यानी कि माइनस में बदल गया। अब ये साइन पहले प्लस था, अब ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इसको कैसे लिख सकते हो, जो 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिख दो। अब आप देखो यहां पे तो दोनों में सेम आ गया ना दोनों में, यहां पे भी 4x -1 और यहां पे भी 4x -1। नाउ तो यहां पे निकालोगे आप 4x -1 के इक्वल में 0, 4x -1 के इक्वल में 0, तो यहां पे x की वैल्यू आएगी 1/4 और यहां पे भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एंड में आप लिख दोगे 10 रूट्स आर इक्वल, क्या लिख दोगे, रूट्स आर इक्वल। तो बताओ इक्वल ही तो आ रहे हैं ना इक्वल, तो जो चीज हो रही है वही तो करेंगे ना हम लोग। तो यहां पे हमने लिख दिया रूट्स आर इक्वल। बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे चलते हैं और करते हैं इसका पार्ट नंबर कौन सा, आखिरी पार्ट। अब आप आखिरी पार्ट भी देख लो इसका।
है ना। समझ में तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, अच्छे से आ ही रहा होगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं इसमें। तो यहां पे 100x² है, माइनस का 20x है और प्लस का 1 है इक्वल्स टू 0। तो 1 की 100 से इंटू करेंगे हम, 1 की किससे इंटू करेंगे, 100 से, और फैक्टर कर दो आप। तो आप देखोगे फैक्टर करके ये आ गया 2255, 2255। अब 2255 का यूज करके आपको लाना है 20। अब कैसे आएगा 20 वो आप देख सकते हो। देखो जरा देख लेते हैं 20 कैसे आएगा। 5 पंजे 25 और 4 माइनस करेंगे तो 20 नहीं बैठता। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो आप देखोगे 10 और 10 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं फिर, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक है, और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब देखो इन दोनों में से 10x आ रहा है, तो अंदर रह जाएगा 10x माइनस का 1, और यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन। तो मैंने आपको समझाया तो था, भूले तो नहीं ना आप लोग, कि यहां पे कुछ नहीं आता तो 1 कॉमन आ जाता है। फिर हम देखेंगे कि 1 जो होगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो वो हमें यहां पर देखकर पता चलेगा। अगर यहां पे साइन माइनस का है तो यहां पे भी हम लिख देंगे माइनस का 1, और अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके देखो फैक्टर्स क्या आ गए फिर, 10x माइनस 1 और यहां पे भी 10x माइनस 1, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे भी रूट्स इक्वल आ रहे हैं। तो एंड में नाउ वाली लाइन आएगी एक, नाउ 10x माइनस 1 के इक्वल में 0, और यहां पे भी 10x माइनस 1 के इक्वल में 0। तो यहां से वैल्यू आ गई 1/10 और यहां से भी वैल्यू आ गई 1/10। तो एंड में आप क्या लिखोगे, एंड में आप लिख दोगे thus the roots are equal, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने आप लोगों को पांचों पार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए, और वो भी सिंपल तरीके से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यहीं पर इसी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपका ये मेथड भी खत्म हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम और बात करते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर कौन से की, 2 की, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या लिखा हुआ है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। इसमें लिखा गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1, यानी कि आपको बुक के एग्जांपल नंबर 1 में 2 प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं, पार्ट में दे रखी है आपको, जिसका फर्स्ट पार्ट तो ये रहा और सेकंड पार्ट हम अभी कर लेते हैं, ठीक है ना, बाद में करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब क्या हुआ, इसका आंसर निकालना है आप लोगों ने। तो कैसे निकालेंगे वो आप देख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले हमें इसको डिटेल में समझना है। तो देखो इसमें लिखा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं टोटल, 45, ठीक है ना। दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, 45। ये नहीं पता जॉन के पास कितने, और ये भी नहीं पता कि जीवंती के पास कितने हैं, तो दोनों के मिला के दे रखे हैं कितने, 45। आगे ये कहा गया है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों से 5 मार्बल जो हैं वो खो गए। 5 यानी कि जॉन से खो गए, और 5 किसने खो दिए, जीवंती ने खो दिए, भाई बच्चे हैं ना, क्योंकि आगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जो जितने भी मार्बल्स उनके पास बच गए खोने के बाद, 5 जो खोए हैं ना, उसके बाद उनके पास अब जितने भी मार्बल्स रह गए उनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर है किसके, 124 के। किसके बराबर है, 124 के। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स
दे हैड टू स्टार्ट विद। तो यहाँ पे आपको मार्बल्स निकालने हैं कि दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, ठीक है ना। अब तरीका आप समझो, इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है और ये क्वेश्चन को आप आंसर किस तरीके से निकालना है, दोनों बातों को आप समझो। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस के ना आंसर निकालने में बिलीव करते हैं कि भाई आंसर निकल गया तो काम हो गया। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल होता है, सोच होती है उनकी ये कि आंसर सही आना चाहिए, जबकि मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आंसर के साथ साथ प्रेजेंटेशन का एक बड़ा रोल होता है। अगर आप लोगों ने आंसर निकालने तक के वो जो स्टेप्स होते हैं ना, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, वही अगर आपने अच्छी नहीं दे रखी तो वहां पे आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो इसलिए आप ज्यादातर फोकस इस बात पे भी किया करो कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए ज्यादातर, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि ये है, मैंने क्या करा, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास जितने मार्बल्स थे मैंने उसे एक्स नाम दे दिया, एक्स लेक्ट कर लिया, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कितने मार्बल्स है इसके पास। अब सोचो अगर इसके पास एक्स मार्बल है और टोटल मार्बल्स है 45, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बच गए बताओ, कितने निकल के आएंगे इसके पास, 45 माइनस एक्स, कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। इसे इस तरीके से समझो, मान लो कि ए और बी दो व्यक्ति है और इनमें और दोनों के पास मिलाकर सिर्फ 20 रुपए है, दोनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं 20 रुपए है, जिसमें से हमें ए के पास पता है, हमने ए के पास रुपयों को मान लिया 5 कि ए के पास 5 रुपए है। तो बताओ बाकी के बचे हुए रुपए किसके पास होंगे, फिर बी के पास होंगे कि नहीं होंगे, और कितने होंगे फिर 15। कैसे आया ये, 20 में से 5 को माइनस कर दो। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी वही चीज है कि भाई दोनों मिलाकर 45 मार्बल्स दे रखे हैं, यानी कि अब आप खुद सोचो यहां पे जे और जी, जीवंती और ये जॉन, दोनों के पास मार्बल है 45। अब मैंने क्या किया कि इसको x मान लिया और ये g चल ही रहा है और ये 45 है, तो बताओ g की वैल्यू निकालने के लिए x उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी कि जीवंती के पास मार्बल कितने बचे, 45 माइनस x, ठीक है। आगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, अगर वो 5 मार्बल्स खो देता है तब उसके पास कितने मार्बल रह जाते हैं वो आप देखो, x माइनस 5। मान लो उसके पास पहले मार्बल थे x, अब 5 उसने खो दिए, खो गए उससे, तो बचे हुए कितने रह गए बताओ, x माइनस 5 रह गया कि नहीं रह गया। ठीक उसी तरीके से द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो इसमें भी आप देखो जीवंती के पास पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, अब कितने रह जाएंगे 45 माइनस एक्स और माइनस का 5, क्योंकि जो खो गए हैं ना वो माइनस कर देने, किस में से, इन दोनों में से। तो यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि जॉन के पास अब कितने रह गए, और यहां पे यह पता चल जाएगा अब जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह गए, ठीक है ना। फिर आपसे इस क्वेश्चन की लाइन में आप देखो क्या कहता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब जो उनके पास मार्बल्स रह गए, यानी कि इनकी बात कर रहा है, एक इसकी बात कर रहा है और एक इसकी बात कर रहा है, कहता है कि अब जो उनके पास मार्बल्स बच के रह गए, बचे हुए रह गए, उनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इन मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है किसके 124 के, किसके बराबर है 124 के। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपकी ये इस तरीके से बन जाएगी। तो x माइनस 5 हमने इसे ले लिया और ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में लिखने से क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब हमने प्रोडक्ट में ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे साफ साफ क्या रखा है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमने ऐसे करके लिख दिया। अब आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व कैसे करते हैं, हमने पहले x उतारा, फिर पूरा का पूरा ये वाला ब्रैकेट उतार देंगे जैसा कि आप देख सकते हो, फिर हमने -5 उतार दिया और फिर से पूरा का पूरा ब्रैकेट ये वाला उतार दिया। और ये मल्टीप्लाई करनी आप सभी को आती है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आप लोगों को। अब आगे क्या करना है,
x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हो -5 की 40 से करेंगे तो माइनस का 200 हो गया, और यहां पे -5 की माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -5 की माइनस एक्स से करने पर प्लस का 5x रह जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है 124, क्योंकि आपको कह रखा था ना कि कितने बच गए उनके पास 124। ठीक है, तो इक्वल में 124 लेके चलेंगे हम। अब माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहां लिख दिया, 40x को बाद में लिखा, 5x को मैंने यहां लिख दिया, -200 को मैंने आखिरी में लिख दिया, और 124 को मैं इस तरफ ले आया, और इस तरफ लेकर आते साथ ही किस में बदल गया, ये माइनस में बदल गया क्योंकि यहां प्लस था। ठीक है, अब आप देख सकते हो माइनस का एक्स स्क्वायर है, 40 और 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45x, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 324, और इक्वल में क्या है 0। अब आप पूरी इक्वेशन को -1 से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो आप, क्योंकि यहां पे ना माइनस को छोड़ना नहीं है, हमें इसे हटाना है, और हटाने के लिए क्या करते हैं हम -1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, या फिर डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर देता हूं -1 से, तो -1 से इंटू करेंगे तो जहां जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो ये प्लस में बदल गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो किस में हो गया, प्लस में हो गया, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब आपको क्या करना है 324 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पे 1 ही है तो 324 की 1 से इंटू करेंगे तो 324 ही आएगा। फिर उसके फैक्टर्स करने हैं आपने, तो देखो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 3 3 3 3। फिर मैंने बताया था कि इन फैक्टर्स का यूज करके आपको बीच वाली टर्म बनानी होती है, यानी कि 45 लाना होगा। तो 45 कैसे आएगा आप देख सकते हो, 3 3 9, ये 9 आ गया, और 2 की 2 से इंटू करोगे ये हो जाएगा 4। अगर मैं 9 की 4 से इंटू करता हूं तो आ जाएगा 36, और फिर आपका क्या रह जाएगा, अब आप देख सकते हो ये आपके 2 9 रह गए। अब इन 2 9 की आपस में मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 9, 3 की 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, तो 36 में 9 प्लस कर दो आप, तो 36 में जैसे ही 9 प्लस होगा तो आपका आ जाएगा क्या 45। तो आप देख सकते हो यहां पे 45 के बराबर आ रहे हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से आप देख सकते हो लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324, और इक्वल्स टू में क्या है 0 चलता रहेगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से x को ले लो कॉमन, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 36, और यहां से भी ले लो माइनस का 9 कॉमन, क्योंकि माइनस का साइन है, और आपको पता है कि यहां पे 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो 9 कॉमन लेंगे ना तो अंदर 36 रह जाएगा, क्योंकि आप वापस मल्टीप्लाई करके देखो 9 की 36 से तो 324 बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे 9 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है ना, और माइनस का लिया है तो अंदर वाला साइन अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये और ये चीज क्या आ गई, सेम आ गई ना, तो हम लिख सकते हैं इसे कैसे, x माइनस 36 और x माइनस का क्या 9, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब आप आगे क्या करोगे, x माइनस 36 के इक्वल में भी 0 रख दो, और x माइनस 9 के इक्वल में भी 0 रख दो, तो x की वैल्यू आ गई 36 और x की वैल्यू आ गई 9। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव में आ जाती ना तो हम उसे रिजेक्ट कर देते। ठीक है, अब आप दोनों को लेके चलोगे, when we take x equals to 36, अगर मान लो हम x की वैल्यू 36 लेकर चलते हैं, अब आपको यहां रख देनी है, यहां रख देनी है। ठीक है, ये जो हमने लेट किया था ना ऊपर, आप यहां वैल्यू पुट कर दोगे। Thus the number of marbles John had, अब जॉन के पास कितने मार्बल्स बच गए, तो आप देखोगे जॉन के पास हमने x माना हुआ था, तो x और इक्वल में लिख देंगे 36, क्योंकि x की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम 36 लेके चल रहे हैं, यानी कि जॉन के पास 36 मार्बल्स थे, और
Therefore the number of marbles जीवंती had 45 minus x, 45 minus x आप देख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या है लेके चल रहे हैं हम 36, तो 45 में से 36 को माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 9। यानी कि अगर हम आंसर अपना 36 लेके चलते हैं तो जॉन के पास रहेंगे 36 मार्बल्स और जीवंती के पास कितने होंगे 9। लेकिन अगर हम 9 को लेके चलते हैं, क्योंकि आंसर तो 2 आए ना आपके, when we take x equals to 9 thus the number of marbles John had, अब जॉन के पास कितने रह जाएंगे 9 और जीवंती के पास कितने रह जाएंगे 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस का 9 यानी कि रह जाएगा कितना 36। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा फर्स्ट। अब हम आगे चलते हैं और इसी का हम करते हैं कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट। तो देख लेते हैं सेकंड पार्ट में भी क्या लिखा हुआ है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, क्या प्रोड्यूस करती है ये इंडस्ट्री, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज खिलौने इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, कॉस्ट का मतलब पता है आपको खर्चा, कॉस्ट का मतलब क्या है खर्चा। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। ठीक है, on a particular day the total cost of production was rupees 750। ठीक है, ये है आपका पूरा क्वेश्चन और इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इस क्वेश्चन के बारे में, जो मैंने आप लोगों को ये हाईलाइट करे ना पॉइंट्स, ठीक है ना, तो इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। देखो लिखा है सबसे पहली बात कि किसी कॉटेज इंडस्ट्री में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड होते हैं, बट हमें भैया ये ना पता कि कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज को क्या मान लिया, x मान लिया। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि इन अ डे लिखा है ना, ऑन दैट डे कितने टॉयज प्रोड्यूस्ड होंगे हमें ये पता ही नहीं था, तो हमने क्या मान लिया, इसे x मान लिया। बात समझ में आ गई। फिर इसमें एक लाइन लिखी हुई है नीचे ये, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय यानी कि प्रत्येक खिलौने की जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट है प्रत्येक खिलौने की टॉय की, वो है कितनी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। देखो ये कितनी आप लोगों को ज्यादा समझने वाली बात है, यहां पे आप समझना क्या कहना चाह रहे हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ टॉयज हमने कितने मान लिए, x मान लिए ना। फिर आपसे कह रहा है कि प्रत्येक टॉय की, चाहे आप कितने भी टॉय ले लो, प्रत्येक टॉय की जो कॉस्ट रहेगी ना, वो रहेगी ये 55 माइनस x, क्योंकि क्या क्या रखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो सिंपल सी बात है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज करना है, तो 55 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस को हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो यहां पे फिर हमारी कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी, ईच टॉय की, ईच टॉय की कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी फिर, तो ये निकल कर आएगी 55 माइनस x, 55 माइनस, और ऊपर यहां पे क्या रखा है नंबर ऑफ टॉयज, मतलब क्या हुआ x। तो यानी कि ये निकल कर आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज, रुपीज में ही तो होता है ना, क्योंकि ऑफ ईच टॉय दैट डे, तो ये किसके बराबर माना जाएगा 55 माइनस x। साफ साफ लिखा हुआ है 55 माइनस, और माइनस के आगे ये जो लाइन लिखी हुई है इसी को तो हमने x सेलेक्ट करा हुआ है, तो सीधा सीधा x नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं, आगे कहता है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज कितना है
750। कितना है? 750। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दी हुई है यहां पे 750 के बराबर। अब आप इसका मतलब समझो। देखो, आप इसे ऐसे समझो, मान लो मैंने 10 सेब खरीदे। कितने सेब? 10 सेब। और एक सेब की कॉस्ट जो है ना वो 5 रुपए थी। एक सेब की कॉस्ट कितने रुपए थी? 5 रुपए थी। तो बताओ 10 रुपए, 5 रुपए के हिसाब से मैंने 10 सेब खरीदे, तो मैंने दुकानदार यानी कि रेडी वाले को कितने पैसे दे दिए होंगे? कितने रुपए दे दिए होंगे? 50 रुपए दे दिए होंगे। ठीक है ना? अब आ जाओ इधर। यहां पे आपको ये नहीं पता कि टोटल खिलौने कितने हैं, तो टोटल खिलौने को हमने x मान रखा है। और आपने जो टोटल खिलौने प्रोड्यूस करे हैं ना, जो उसकी मार्केट में जो कॉस्ट है, जैसे कि यहाँ पे सेब की कॉस्ट कितनी थी? सेब कितने रुपए का था? 5 रुपए के हिसाब से था ना एक सेब। तो यहाँ पे खिलौना जो है ना वो 55 माइनस x रुपए के हिसाब से है। कितने रुपए के हिसाब से? 55 माइनस x। तो सोचो अगर मैं इसको इंटू कर दूं 55 माइनस x से, तो यहां पे मुझे टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। जैसे कि यहां पे टोटल कॉस्ट मुझे पता चल गई 50 है, तो यहां पे इंटू करने के बाद मुझे टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी ना। और अच्छी बात यह है कि टोटल कॉस्ट हमें पहले ही दे दी यहां पर, कितनी? 750। तो मैं इक्वल में क्या रख दूंगा? 750। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को। सिंपल सी बात है, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल बताया कि 10 से 5 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो टोटल पैसे मैंने कितने खर्च कर दिए होंगे? 10 इंटू 5 यानी कि 50 रुपए। ऐसी सेम चीज तो यहीं पे है कि आपके पास खिलौने टोटल है x, यहां पे 10 था, तो टोटल खिलौने हैं x, और आपने 55 माइनस x रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो 55 माइनस x के साथ इसकी इंटू हो जाएगी, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपने टोटल खर्चा कितना किया है। और अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि वो टोटल खर्चा, जैसे कि यहां पे 50 मैंने निकाला था और यहां पे वो चीज ऑलरेडी दे रखी है, कितनी? 750 दे रखी है ना, 750। तो आपने बस इसके इक्वल कर देना है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, let the number of toys produced on that day x मान लिया, therefore the cost of production in rupees each toy that day क्या हो जाएगा? 55 minus x। so the total cost of production in rupees that day आपकी इसके बराबर हो जाएगी। ये देखो, ठीक है ना? और अच्छी चीज क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये चीज किसके बराबर रखनी है? 750 के, क्योंकि ये चीज आपको किसके बराबर दे रखी है? 750 के बराबर दे रखी है, क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 750। तो आप इस इक्वेशन को आप 750 के इक्वल रख दो। ठीक है ना? अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। x की 55 से करेंगे तो 55x आ जाएगा, फिर x की माइनस x से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो और 55 को बाद में लिख दो। लिख दिया मैंने। और 750 को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 750, और इक्वल में क्या चल रहा है? 0। अब आप देख सकते हो फिर से माइनस का साइन आपको यहां नजर आ रहा है ना, तो आप इस साइन को हटाने के लिए क्या करोगे? -1 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। किससे? -1 से। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, और इक्वल में क्या रह गया? 0। फिर आप देखोगे 750 की एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 750 ही आएगा। फिर 750 के आप यहां पे फैक्टर्स देख सकते हो, क्या क्या फैक्टर्स आए हैं? 2, 3, 5, 5, 5। अब इन फैक्टर्स का यूज करके आपको किसी तरीके से क्या लाना है? 55 लाना है। तो अब आप देख सकते हो कि 55 किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखो यहां तक आप लोगों को 55 बनाना है ना, तो देखो 30x और 25 इन दोनों को जोड़कर 55 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैसे? ये देखो, ये बन गया 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15 दूनी 30,
और 30 और 25 को जोड़ के क्या आ जाएगा 55। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया फिर, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 30, और यहां से क्या करो 25 को कॉमन ले लो, क्योंकि ये साइन माइनस का है तो यहां पे भी माइनस का साइन आएगा और अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही 25 कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा 30। अब कैसे पता चला 30 रह गया, क्योंकि आप देखो वापस मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखोगे 750 आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 25 दिया 75 आ रहा है ना 750, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पे भी यही सेम चीज और यहां पे भी यही सेम है, ठीक है ना। तो इसको एक ही बार लिखेंगे हम और बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 25 और इक्वल में क्या चल रहा है 0, तो x माइनस 30 के इक्वल में भी 0 आ जाएगा और x माइनस 25 के इक्वल में भी 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 25 आ गई। तो इसका मतलब ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। और क्या लिखेंगे हम 10, और आपसे पूछा क्या था फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज को हमने क्या माना था x, तो हम क्या लिखेंगे 10 द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितना हो जाएगा 30 और 25, 30 या 25, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं आगे और करते हैं इसी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या खास है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको समझाने के चक्कर में मार्कर चल गया मेरी टी शर्ट पर, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको समझाना तो है ही, मैं समझा देता हूं, ठीक है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 27 के बराबर है और प्रोडक्ट उनका है 182 के बराबर। सोचो अगर मैंने एक नंबर x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम मिलाकर किसके बराबर है 27 के बराबर है। ये तो वैसी बात हो गई कि a के पास 5 रुपए है, ठीक है ना, b के पास हमें पता नहीं कितने रुपए हैं, ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि दोनों के पास मिलाकर 20 रुपए है। तो बताओ b के पास कितने आ जाएंगे 20 माइनस 5 यानी कि 15। इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो सेम मैंने यहां पे ऐसे ही किया है, मैंने a को मान लिया x, तो b का निकालने के लिए क्या करेंगे x को उस तरफ ले जाके क्या कर दो माइनस कर दो, तो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगा हुआ है कि एक नंबर को x मान लिया और क्योंकि दोनों का सम 27 के बराबर है 27 के बराबर है, तो हमने क्या किया सेकंड नंबर क्या आ जाएगा फिर 27 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है यहां पे क्या रखा प्रोडक्ट किसके बराबर है 182 के बराबर है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है वैसे मल्टीप्लाई। तो यहां पे आप लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल में क्या रख देना है 182। तो आप सॉल्व कर दो, x की 27 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 27x, x की माइनस x से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और यहां पे है 182। अब आप देखोगे माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, 27x को बाद में लिख दिया, और 182 को इस तरफ ले आया मैं और साइन चेंज हो गया तो ये हो गया माइनस में, और इक्वल में चल रहा है 0। फिर से आप देख सकते हो यहां पे माइनस का साइन आ गया ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी यहां माइनस का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, -1 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो अब अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और ये है प्लस का 182 इक्वल में 0। अब 182 के फैक्टर्स आप देख सकते हो ये रे 2, 7, 13। अब इन तीनों फैक्टर्स का यूज करके हमें क्या लाना है 27 लाना है। तो आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 14 में 13 जोड़ दो आप, तो बताओ 27 आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो दोनों को माइनस में ले लो आप। कैसे, ये देखो माइनस का 14x माइनस का 13x
और प्लस में 182 और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब यहां से x कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 14, यहां पे माइनस 13 ले लिया हमने तो अंदर आ गया x माइनस 14, क्योंकि आपको पता है यहां पे माइनस का साइन है और अंदर ये साइन प्लस का था, अब ये हो जाएगा माइनस का। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 14 कैसे बच गया, आप मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे 182 ही बन जाएगा। इसका मतलब इसमें से 13 और 14 की मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना रिजल्ट वो 182 के बराबर ही होगा। इसलिए हमने क्या किया, यहां से 13 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा इसके 14 रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वापस 182 बन जाएगी चीज। अब ये दोनों दो बार आ रहे हैं तो एक ही बार लिखो x माइनस 14 और यहां पे रह गया x माइनस 13। अब नाउ वाली लाइन आती है तो x माइनस 14 के इक्वल में 0 आ गया और x माइनस 13 के इक्वल में भी 0 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू 14 आ गई और यहां से x की वैल्यू आ गई 13। इसमें तो वैसे पूछा हुआ है आपसे दो नंबर, लेकिन अगर इसमें यह भी पूछ लेता कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालो, यानी कि फर्स्ट नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है, अगर आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता तो मैंने ऐसे भी लिख दिया when x equals to 14। अगर हम x की जगह 14 लेके चलते हैं तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर को क्या माना था x, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 14 और सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x, यानी कि आ जाएगा 13। और अगर x की जगह हम 13 लेके चलते हैं तो उस केस में फर्स्ट नंबर आपका 13 ही माना जाएगा और सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x यानी कि 14। तो आपसे क्योंकि सिर्फ दो ही नंबर पूछे थे तो आप सीधा सीधा लिख दो thus two numbers are 13 and 14। ठीक है ना, बस इतना लिख देना आप लोग। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 4 की। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बताई गई है। तो इसमें लिखा है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, याद यहां देखो जरा ध्यान से, लिखा हुआ स्क्वायर्स, ठीक है, इज 365। यानी कि यहां पे जो वर्ड यूज हो रखा है कॉन्सिक्यूटिव, इसका मतलब होता है जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 2 तो दूसरा नंबर हो जाएगा 3। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वाला। तो यहां पे मतलब एक तो वो नंबर होगा और एक उसके अगले वाला, तो यहां पे लगातार कहते हैं इसे हम। तो यहां पे हमने क्या किया कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को x मान लिया, तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक नंबर हो जाएगा x और दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 1। फिर कहा गया कि इन्हीं नंबर्स का, यानी कि इन्हीं दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम, किसका सम, स्क्वायर का सम आपको दे रखा है किसके बराबर, 365 के। यानी कि हम x का भी स्क्वायर करेंगे और x प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर, और रख देंगे किसके इक्वल, 365 के। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल में क्या रख देंगे हम, 365, क्योंकि ऐसा कह रखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि इन्हीं का। अब आप देखो यहां पे तो x स्क्वायर है ही, यहां पे फॉर्मूला ओपन कर दो। पता है ना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों को, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या होता है ये फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, a की जगह x है और b की जगह 1 है। और ये 365 मैं इस तरफ ले आया। अब जैसे ही मैं 365 इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इक्वल में क्या रह गया, 0। अब आप देखो x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और 2ab, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे ना तो सिर्फ 2x आएगा, तो मैंने 2x को यहां लिख दिया, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहां पे माइनस का 365 है तो मैंने इसे यहां लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को,
कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो 2x², ये वाला 2x मैंने यहाँ लिख दिया, 1² ये रहा, ठीक है ना, और 365 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो अब आप देखोगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 364, और पूरी इक्वेशन आप देख सकते हो कि ये डिवाइड हो रही है किससे, 2 से, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक की, और इसे क्या कर देना आप लोगों ने, स्प्लिट कर देना है फैक्टराइजेशन मेथड से, मेथड लगा के। तो सबसे पहले हम 182 के फैक्टर्स कर लेंगे, तो 182 के फैक्टर्स करने पर ये आ गया 2 7 13, और इनका यूज करना है, और यूज करके आपको क्या लाना है, प्लस का 1, क्योंकि x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो 1 ही तो मानते हैं ना वहां पे। तो यहां पे आप देखो 7 दूनी 14, 14 में से अगर मैं 13 को लेस कर दूंगा यानी कि माइनस कर दूंगा, तो आपका ये प्लस का x बन रहा है, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, प्लस का 14x और माइनस का 13x, और ये हो जाएगा माइनस का 182। अब इन दोनों में से x आ गया, और यहां से इन दोनों में से देखो यहां पे माइनस का साइन है ना, तो माइनस आ जाएगा, और जैसे ही आप यहां माइनस लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखो 182 है ना, तो 182 में से आप अगर 13 को बाहर ले लोगे तो अंदर रह जाएगा सिर्फ 14, क्या रह जाएगा अंदर, सिर्फ 14, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि ये देखो 13 को अगर हम ले लेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपका 14, 7 की 2 से इंटू करके देख लो आप, तो यहां पे भी देखो x + 14, यहां पे भी x + 14, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो आप देख सकते हो x + 14 और आपके फैक्टर्स ये आ गए, तो x + 14 के इक्वल में भी 0 रख देंगे हम, और x - 13 के इक्वल में भी 0 रख देंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि इसे रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल तौर पे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो इसे क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट। फिर आ जाती है बात दूसरी वैल्यू x = 13, तो इसे ले लिया जाएगा, यानी कि इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो यही वैल्यू यहां पे रख देनी है दोनों में। Thus the first positive integer आपने x माना हुआ था, तो आपको पहला नंबर पता चल गया कि 13 है, एंड द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x + 1 है ना, तो 13 में 1 जोड़ दो, तो सेकंड नंबर आपका क्या आ गया, 14, और फर्स्ट नंबर आपका क्या आ गया, 13, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। और आगे चलते हैं हम और बात करते हैं अब कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कुछ खास है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वैसे 4 क्वेश्चंस तो आपके हो ही गए, 5वें क्वेश्चन को भी हम देख ही लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद ये एक्सरसाइज और पार्ट 3 पूरा खत्म, ठीक है। तो देखो 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है ना, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। देखो किसी ट्रायंगल के बारे में बात बताई गई है, वो भी एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये कहा गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड, ठीक है, वो बेस से, किससे, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, बेस से। अब जो हमें यही नहीं पता कि बेस क्या है, तो 7 सेंटीमीटर तो दूर की बात हो गई ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बेस को x मान लेंगे। अब बेस को x मान लिया, और ये कहा गया कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप खुद सोच लो कि अगर बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और बेस अगर x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7। क्या हो जाएगा, x - 7, ठीक है ना। तो यहां पे हमने लेट कर लिया कि बेस x है, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7, और हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। ये हमने एक रफ स्केच ड्रॉ करा है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है ना, जिसमें राइट एंगल कहां पर है, B पर है, एंगल B पर, ठीक है।
तो यहां पे अब आपको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या कहता है, अदर टू साइड्स निकालनी है। ये तो दे ही रखा है आपको, तो आपको ये और ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे यहां पे लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 7, ठीक है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड के बारे में क्या लाइन लिखी हुई है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कर दिया हमने, ठीक है ना। और आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो वो तो चीज, ठीक है ना, और वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहां पे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। तो AC की जगह 13 का स्क्वायर हो जाएगा, वहां पे 13 है क्योंकि, और यहां x का स्क्वायर, और BC की जगह आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, x स्क्वायर ऐसी का ऐसी रहेगा। और यहां पे आप देख सकते हो एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x और b की जगह 7, ठीक है। तो 169 ये है ही, x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 14x, ठीक है। अब आप देख सकते हो 2x स्क्वायर ऐसी का ऐसी लिखा हुआ है, माइनस का 14x भी मैंने ऐसी का ऐसी लिख दिया, ठीक है। 49 भी ये चल रहा था, मैंने क्या किया 169 को इस तरफ ले गया, यानी कि बॉर्डर के उस पार ले गया, तो साइन तो चेंज हो गई ना। 169 को आप अगर आप इधर लेकर आ रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो अब आप देखो सारी चीजें इधर आ चुकी है, तो इक्वल में तो जीरो ही रह जाएगा ना। मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया, यानी कि इस पार्ट को पहले लिख दिया, और यहां से जब ये इधर गया तो मैंने जीरो को एंड में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x है, प्लस का 49 है, और माइनस का 169 है, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, और यहां पर पूरी इक्वेशन आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, तो कर दो 2 से डिवाइड। तो यहां पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू में क्या है, 0। अब आपको क्या करना है, 60 की x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहां पे हमें लगाना है कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 60 की x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। फिर 60 के हम लोग यहां पे फैक्टर्स कर लेंगे, आप देख सकते हो 2 से काटेंगे पहले, ठीक है ना। तो 2 2 3 5 ये आपके फैक्टर्स आएंगे, और इन फैक्टर्स का यूज करके आपको किसी तरीके से लाना है क्या, माइनस का 7। तो आप देख सकते हो कैसे आएगा वो। अब आप देखोगे यहां पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 7 आता है, बट हमें चाहिए माइनस का 7। तो हम क्या करेंगे, माइनस 12 ले लेंगे और प्लस 5 कर देंगे। तो यहां पे मैंने वही किया है, माइनस का 12x और प्लस का 5x और माइनस का 60। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो x, अंदर रह जाएगा x माइनस 12, यहां से कॉमन ले लो 5 प्लस का, और अंदर रह जाएगा x माइनस 12, क्योंकि 5 कॉमन ले लोगे 12 पंजे 60 होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो यहां पे सिर्फ अंदर 12 रह जाएगा। तो आप देख सकते हो ये चीज और ये चीज सेम आ चुकी है, तो आपके फैक्टर्स बन गए x माइनस 12, x प्लस 5। अब x माइनस 12 के इक्वल में भी 0 आ जाएगा, और x प्लस 5 के इक्वल में भी 0 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ गई 12, और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 5, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट पॉसिबल लिख देंगे इसे हम, ठीक है ना, यानी कि रिजेक्ट कर देंगे। अब इसका यूज किया जाएगा, तो इससे हमें पता चल गया क्या, इसमें आप रख दो, इसमें ये जो आपने लेट किया है इसमें रख दो, दस द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल बराबर आपने x माना हुआ था, तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये पार्ट आपका 12 है, ठीक है ना। एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल,
x माइनस 7 आपने देखा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, x माइनस 7। तो 12 में से 7 माइनस करो तो आपको एल्टीट्यूड पता चल गया, ये 5 है और ये कितना है, 12 है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। और मैं उम्मीद करता हूं वैसे आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसमें समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं वैसे आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चलते हैं और इस एक्सरसाइज का हम लोग खत्म कर देते हैं आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन हम इसके जैसा ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि था शायद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड का भी सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें क्या लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article, ठीक है ना, each article was 3 more than twice the number of articles, 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost, कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीस कितना है, 90। ये आपको दे रखी है टोटल कॉस्ट। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आप लोगों को यहाँ पे समझना है। जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसका सेकंड पार्ट ये वैसा ही है। देखो इसमें क्या कहता है, कुछ आर्टिकल्स यहां पे प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, बट ये नहीं पता कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि कितने आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया गया है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो यहां पर जो हमें नहीं पता कि आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहता है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ठीक है ना, ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की, was 3 more than twice the number of articles produced। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को हमने x मान रखा है, तो इसमें यह कहा गया है कि जो आर्टिकल की कॉस्ट है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस का दुगना है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को ऐसे समझो आप इस चीज को कि यहां पे 3 more than twice the number of articles produced on that day, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं इसका डबल कर दो, और डबल में भी आप क्या कर दो, 3 प्लस कर दो। दुगने से भी कितना ज्यादा कह रहा है, वो 3 ज्यादा कह रहा है। साफ साफ लिखा ना, 3 more than twice। 3 more than twice का मतलब दुगने से भी कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, ठीक है ना। और दुगने से भी 3 ज्यादा, लेकिन ये करना किसका है, हमें इसका करना है। तो कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिर से पढ़ लो, 3 more than, 3 ज्यादा है दुगने से, और लेकिन किसका ज्यादा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि ये जो x आपको दिखाई दे रहा है इसका दुगना कर दो, 2x हो गया, और इसमें 3 ऐड कर दो। तो आप देखो इस लाइन को पढ़ो, 3 more than, ये रहा 3 more than, more than का मतलब प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, लेकिन करना किसके है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी कि इसका, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये निकल के आ जाएगी क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी किस में, इन रुपीस में, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को।
उसके बाद सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज ऑन दैट डे। अब देखो ये सेम वैसी बात है जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अगर 10 सेब है और मैं 5 रुपए के हिसाब से खरीद रहा हूं, यानी कि 5 रुपए का एक सेब है, तो मेरे को बताओ आप कितने पैसे खर्च कर दोगे? आप 50 रुपए ना, 50 रुपए खर्च कर दोगे ना। तो अब आप देखो ये 10 की जगह आप सपोज करो कि ये x है, ठीक है ना, इनटू, और इस 5 की जगह है, इस 5 की जगह आप ये मान के चल लो क्या 2x प्लस 3, और आपको यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी 50, और यहां पे टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 90, तो इक्वल में क्या रख दोगे आप 90, ठीक है ना। तो देखो सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको ये निकल के आ जाएगी, और जबकि इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 90, तो आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां से टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी और इसकी वैल्यू आप रख दो कितनी 90 के बराबर, जैसे हमने पहले किया था। अगर आप लोगों को पता हो तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो यहां पे ब्रैकेट सॉल्व कर दो 2x स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 90 को इस तरफ ले आओ, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है 90 की 2 से इंटू करनी है, क्योंकि आपको पता है ना कि x स्क्वायर की कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पे आ जाएगा 180, और 180 के फिर आप कर दो क्या फैक्टर्स, तो आप देखोगे आ जाएंगे 2 2 3 3 5। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन फैक्टर्स का यूज करके 3 लाना है। तो 3 कैसे आएगा 15 में से 12 माइनस कर दो, कैसे, ये बन गया 15, और यहां पे आप देखोगे ये कितना बन गया 12, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना सभी। तो देखो तो यहां पे आप इसे ऐसे लिख सकते हो 15x माइनस का 12x, तो यहां से x कॉमन ले लो इन दोनों में से, ठीक है ना। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 15, और यहां से पता आपको क्या कॉमन लेना है, यहां से ले लो 6 कॉमन, वो भी माइनस का। अब 6 कॉमन ले लोगे तो अंदर रह जाएगा 2, ठीक है ना, और यहां पे आप देखोगे सिर्फ रह जाएगा 15, क्योंकि आप देखो वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आनी चाहिए, और आप देखोगे मल्टीप्लाई करके वापस ये चीज बन रही है, और साइन भी देखो प्लस का इसलिए है क्योंकि यहां माइनस का साइन है, और आपको पता है जब माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला तो साइन चेंज होगा ही होगा, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 2x प्लस 15 2 बार आ रहा है, तो आप इसे एक ही बार लिखोगे, और यहां रह जाएगा x माइनस का 6, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब यहां पे आप क्या करोगे 2x प्लस 15 के इक्वल में भी 0 रख दो, और x माइनस 6 के इक्वल में भी 0 रख दो, तो यहां पे माइनस में आ जाएगी वैल्यू, फ्रैक्शन में जो कि है नॉट पॉसिबल हो जाएगी, और यहां पे आ गई x की वैल्यू 6। अब आप इसके अंदर रख दो, ये दोनों जो आपने लेट किया है ना इसकी जगह x की वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर करेंगे तो देखो यहां पे क्या पता चल जाएगा हमें इससे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये आपका आ जाएगा 6, यानी कि 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। बस कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं 6, और इन 6 आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आई है वो भी हम देख लेते हैं। कॉस्ट का मतलब समझते हो आप, खर्चे, यानी कि 6 अगर मैंने आर्टिकल बनाए तो बनाने के पीछे बनाते टाइम यानी कि जब वो तैयार हो गए तो टोटल खर्चा कितना आया मेरा, तो वो हम देख रहे हैं नीचे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे। तो आपने क्या करना है, ये जो दे रखा है ना 2x प्लस 3, इसके अंदर x की वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3, यानी कि आ गया कितना 15, तो 15 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है ना, ईच आर्टिकल का। 6 आर्टिकल है ना, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 15। अब आप देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई भी करके देख लो आप, 15 की 6 से 90 के बराबर आना चाहिए, तो देखो 90 के बराबर आ ही रहा है, 15 की 6 से करोगे तो 15 6 90 होता है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ अब आप लोगों की ये एक्सरसाइज भी पूरी खत्म हो चुकी है, यानी कि पार्ट 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक और यानी कि इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा।